मेरा नाम सलोनी है। मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी गलत फहमी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की थी और एक लड़के से प्यार करती थी। वह लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही उस लड़के ने मेरे घर रिश्ता भेज दिया और दोनों परिवार हमारी शादी के लिए राज़ी हो गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरे पति को सरकार की तरफ से एक घर मिला हुआ था। ये घर काफ़ी अच्छा था। शादी के बाद मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी पत्नी के साथ इस घर में रहेंगे। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी ससुराल में ही रहती थी। मैं अपने ससुराल वाले घर में 3 साल रही। 3 साल के बाद मेरे पति ने फैसला किया कि हम अब अपने घर में रहेंगे। जबकि मेरे पति की फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी हमसे कह दिया था कि तुम अपने घर में जाकर रह सकते हो। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और मेरे पास अभी तक कोई औलाद नहीं थी। मैं जब इस घर में आ गई थी तो ये घर बहुत बड़ा था और मुझे इस घर की साफ़ सफाई करने में बहुत परेशानी होती थी। मैंने अपने पति से नौकरानी के लिए कह रखा था और हमें इस घर में रहते हुए 1 महीना हो गया है और मैं रोज़ आपसे कहते कहते थक गई हूँ कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। मुझे इस घर का काम नहीं होता, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। रोज़ मुझे कोई ना कोई बात कहकर टाल देते हो। इतने बड़े घर का काम मुझसे नहीं होता और ऊपर से मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ। आप तो सुबह को निकलते हो और रात को ही घुसते हो। सारा दिन मैं घर में अकेली फिरती रहती हूँ और मैं अपने पति को धमकी दी कि अगर तुमने नौकरानी का इंतज़ाम नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैंने कभी अपने मायके में इतना काम नहीं किया था क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुझे घर के कामकाज नहीं करवाए थे और ससुराल वाले घर में तो मेरी सास ही सारे काम किया करती थी। अब जब से मैं इस घर में आई थी तो मैं घर के काम कर कर के थक गई थी। सारा दिन मैं घर के में काम करती रहती थी। मुझे 1 मिनट को भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं आराम कर सकूं। मेरे पति का नाम राहुल था। राहुल मुझसे कहने लगे, सलोनी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गांव से एक लड़की का इंतज़ाम करवा लिया है। 1 हफ्ते बाद वह लड़की आ जाएगी, लेकिन तुमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। फुल टाइम नौकरानी बहुत मुश्किल से मिलती है और जैसे ही वह लड़की यहाँ आ जाएगी तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो। राहुल मुझे रोज़ यही बात समझा कर टाल दिया करते थे। कुछ दिन बाद राहुल घर आए तो मैंने देखा कि उनके साथ एक 18 साल की लड़की थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह लड़की मेरे पति के पास ही खड़ी थी। मैं राहुल को गुस्से से देखने लगी। इतनी देर में मैं कुछ कह पाती तभी राहुल समझ गए थे कि मैं उनको गुस्से में देख रही हूँ। राहुल ने मुझे उस लड़की से मिलवाया और कहने लगी कि ये शीना है और अब से ये हमारे घर के सारे काम किया करेगी और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे घर के सारे काम समझा देना। मैंने सोचा कि घर के बेसमेंट में जो कमरा है वह इसको दे दिया जाए ताकि ये अपना सामान वहाँ रख लेगी और वहीं रह लेगी। अब ये तुम्हारे साथ पूरा दिन घर में रहा करेगी। अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारे काम आसानी से निपटा देगी। तुम इसको इसके कमरे में ले जाओ और इसका सामान वहाँ पर रखवा दो। आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। राहुल मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर ये बात कहने लगे। राहुल की बात सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब पत्नी समझ रही थी। आखिर मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझसे बहुत मजाक भी करते थे। मैंने राहुल से कहा, जी मैं इनको सारा घर दिखा देती हूँ और काम भी समझा देती हूँ। मैंने शीना से कहा, चलो शीना मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। शीना ने मुझसे कहा कि ठीक है मालकिन चलिए, और मैं शीना को उसका कमरा दिखाने ले गई। शीना से कहने लगी, शीना तुम इस घर में अपना सामान रख दो और उसके बाद हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं अपने कमरे में गई तो मैंने राहुल से कहा, राहुल आज मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अगर शीना घर में नहीं आती
तो मैं तो इस घर के काम करते करते ही इस दुनिया से चल बसती। मेरी ये बात सुनते ही राहुल हंसने लगे और कहने लगे, अच्छी बात है ना, तुम्हारे इस दुनिया से जाते ही मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जीते जी तो ये सब कुछ नामुमकिन है। दूसरी शादी के बारे में सोच कर ही मेरा दिल तो नाचने लगता है। राहुल की बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आने लगा। मेरी गुस्से भरी निगाह देखते ही राहुल खामोश हो गए। मैंने राहुल से कहा, मर्द होते ही बेवफा हैं, पहली पत्नी के करने मरने का इंतज़ार करते हैं, चाहे उनकी पत्नी उनके लिए कुछ भी कर ले, लेकिन उनके दिल में तो हमेशा दूसरी शादी करने की चाहत जागती रहती है। मर्दों को इज्जत रास नहीं होती। मैंने राहुल को अच्छी खासी बातें सुना दी थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। राहुल ऐसे ही मुझसे छेड़छाड़ और मजाक करते रहते थे। राहुल को आदत थी मुझे छेड़ने की और मुझे चिढ़ने की। उनको बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनकी ऐसी बेतुकी बातों पर गुस्सा किया करती थी। राहुल ने मुझसे कहा कि तुम तो बेवजह ही गुस्सा करती हो। तुम जानती हो कि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मजाक कर सकूं, और शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, बल्कि औरतें उन पर शक करके उनको बेवफा बना देती हैं, और असल में मैं तो उसकी दूसरी शादी के पीछे पहली पत्नी का ही हाथ होता है। राहुल की बातें सुनकर मैं राहुल को घूरने लगी। तभी राहुल हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा पागल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बातें मत किया करो और गुस्सा मत किया करो, गुस्से में तुम और भी ज़्यादा खतरनाक लगती हो। उनकी ये बातें सुनते ही मेरी भी हंसी निकल गई थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मेरे पति राहुल मुझसे कहने लगे, लगता है आज हम बातों में से ही पेट भरेंगे। अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का इंतज़ाम तो करो। मैंने कहा, ओहो राहुल, मैं तो आज खाना बनाया ही नहीं है। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें झगड़ने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। आज का सिर्फ बातों से ही मेरा पेट भर आओगी। अभी राहुल की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि इतनी देर में दरवाजे पर शीना ने दस्तक दी और कहने लगी, मालकिन खाना तैयार हो गया है। हम दोनों ने हैरानी से शीना की तरफ हंसकर देखने लगे। अपनी लड़ाई में हम दोनों ये तो भूल ही गए थे कि हमने तो नौकरानी भी रख ली है। शीना हमें हंसता हुआ देखकर हमारी तरफ हैरानी से देखने लगी। मैंने शीना से कहा, तुम जाओ टेबल सेट करो और हम आते हैं। मुझे देखकर शीना ने सर हिलाकर वहाँ से चली गई। मैंने राहुल से कहा, राहुल, हमें इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए था। आखिर इस जवान लड़की की वजह से हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखना कहीं मुश्किल ना बन जाए। इसको यहाँ लाने से पहले आप एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं कभी भी जवान लड़की को यहाँ रखने की इजाज़त नहीं देती। मेरी बात सुनकर राहुल हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मुझे तो लगता है तुम अकेली इस घर में रह रहकर पागल हो गई हो। पहले तो तुम रोज़ मेरा दिमाग ख़राब करती थी कि नौकरानी की ज़रूरत है, और अब नौकरानी आ गई तो अब तुम्हें ऐतराज़ हो रहा है। टेंशन मतलब बेचारी गरीब परिवार की है, तुम्हारे सारे काम करेगी, और वैसे भी ये मेरे दोस्त के गांव से ताल्लुक़ रखती है। वह इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं होगी, बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। और वैसे भी लड़की शादीशुदा है, इसका परिवार गांव में रहता है, इसके परिवार को पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए ये यहाँ पर रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मेरे दोस्त ने ली है, तभी तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये तो सोचो कि आज तुम्हें ऐसे बैठे बिठाए खाना तैयार मिल रहा है। अगर तुम्हें फिर भी इस लड़की पर कोई शक या एतराज़ है तो फिर मैं इसके जाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, तुम सोच लो इसके। लेकिन उसके बाद मुझसे फिर ये मत कहना कि मुझे नौकरानी ढूंढ कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी नौकरानी ढूंढने के अलावा भी बहुत सारे काम रहते हैं। बस बस राहुल, बहुत हो गया। अभी मैं इस लड़की को 2-3 दिन देख लेती हूँ, इस लड़की के चाल चलन कैसे हैं, और इसको लेकर अपना दिल पक्का कर लेती हूँ, तब जाके ही मैं इसको परमानेंट रखूँगी। और अब चलो खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर राहुल और मैं नीचे आ गए। आकर देखा तो टेबल बहुत अच्छे तरीके से सजी हुई थी। खाने की टेबल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी होटल में खाना खा रहे हैं। राहुल ने तो उस लड़की की बहुत ही तारीफ़ की। शीना ने बहुत अलग अलग तरीके के खाने भी बनाए थे, काफ़ी
टेस्टी खाना भी था और राहुल ने दिल खोलकर उसके खाने की तारीफ की। कहने लगे, ऐसा खाना तो मैंने सिर्फ होटल में ही खाया है, वरना घर में तो मुझे सिर्फ एक ही खाना मुश्किल से मिल पाता है। तुमने तो एक ही समय में इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो। पहली बार में तुमने इतना बढ़िया खाना बनाया है। और शीना की सबसे अच्छी बात राहुल को ये लगी थी कि उसने ज़रा भी तंग नहीं किया। पहले ही दिन उसने किचन में जाते ही सब कुछ संभाल लिया था। राहुल कहने लगे, तुमने तो कमाल ही कर दिया है शीना। थोड़ी सी तारीफ मैं भी कर दी थी शीना की। मैंने कहा, शीना तुम बहुत समझदार लड़की हो, खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है। पहले ही दिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझसे तारीफ सुनकर शीना बहुत खुश हुई और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। शीना बहुत सुंदर लड़की थी, देखने में अच्छी लगती थी, कम उम्र की थी, जवानी अभी उस पर चढ़ रही थी। उसने हाथ में काले रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और नाक में नथनी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर का सूट पहनकर गोरी सी लड़की शीना बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसको देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। वह कहीं से भी गांव की नहीं लगती थी, सिर्फ उसका पहनावा ऐसा था। लेकिन अगर उसको शहर वाले कपड़े पहना दिए जाए तो वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगेगी। मेरा दिमाग में जब शीना की शादीशुदा होने का ख्याल आया तो मुझे तसल्ली हो जाती थी। मैं शीना की तरफ से फुल सेटिस्फाइड हो गई थी। वह अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी और अपने कामों में बिजी रहती थी। राहुल भी अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहते थे, क्योंकि अब वो घर की तरफ से बेफिक्र हो गए थे। कुछ दिनों बाद ही शीना की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसकी तबीयत गिरी गिरी रहती थी। एक दिन शीना ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज उसे डॉक्टर के पास जाना है। वह अकेले ही डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। जब आई तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वह माँ बनने वाली थी और ये बात मुझसे छुपा रही थी। जब से शीना हमारे घर आई थी तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर शीना ने मुझे भी कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन मैंने शीना से पूछने की कोशिश की तो उसने बताया कि जब से वह यहाँ आई थी तभी से वह माँ बनने वाली थी। मैंने उससे कहा कि फिर तुम्हारे पति ने तुम्हें इतने दूर काम करने के लिए क्यों भेज दिया, और वह भी इस हालत में। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस समय तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने पति की ज़रूरत है। मेरे ये कहते ही शीना खामोश हो गई और कहने लगी, मालकिन, गरीब लोग ऐसी बातों को चोचले समझते हैं और वैसे भी हम गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं। हम लोगों के लिए बच्चे पैदा करना आम सी बात है। मैं गांव में होती तब भी किसी न किसी घर का काम कर ही रही होती। यहाँ तो फिर भी मुझे सुकून है। आप और मालिक बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुझे किसी की बातें तो नहीं सुनने को मिलती और फिर यहाँ पर मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए पैसा जमा कर लूँगी और अपनी डिलीवरी इसी शहर में करवाऊँगी और बच्चा पैदा करने के लिए गांव के अस्पताल नहीं जाऊँगी। वहाँ के अस्पतालों से तो मुझे बहुत डर लगता है और आप फिक्र मत करो, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं आखिर तक सारे काम इसी तरह से करूँगी जैसे करती हूँ। बस 2-3 दिन की ही तो बात होगी, तीसरे दिन फिर काम से लग जाऊँगी। कुछ देर तक तो शीना इतनी देर तक बोलती रही कि उसने मुझे अपनी सारी ही कहानी सुना डाली। उसकी बातों से मैं सहमत हो गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि राहुल ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि शीना माँ बनने वाली है। जैसे ही रात को राहुल घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आपके दोस्त ने ये नहीं बताया था कि शीना माँ बनने वाली है? क्या फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा? मुझे भरोसा है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे ज़रूर बताते, और अगर तुम्हें पता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे बातें तो नहीं छुपाने लगे? राहुल मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे और कहने लगे, क्या शीना माँ बनने वाली है? आखिर ये बात मुझे कैसे पता होगी? मैं तो आज तुम्हारे मुँह से ये बात सुन रहा हूँ और मैं तुमसे कोई बातें नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बेवजह शक ज़रूर करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम शीना को लेकर हमेशा मुझसे सवाल जवाब क्यों करती रहती हो। अगर उसके बारे में जानने का इतना ही शौक़ है तो उसी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? और अगर तुम्हें किसी भी तरह का मुझ पर कोई शक है तो मैं कल ही इसे इसके गांव छोड़कर आ जाऊंगा, फिर खुद ही अपनी पसंद की नौकरानी ढूंढ लेना। राहुल मुझ पर गुस्सा करने लगे और वह मेरे सवालों से बहुत तंग आ गए थे। एक तो वह रात को ऑफिस से थके हारे आते थे और आते ही मैं उनसे कोई न कोई बात छेड़ कर बैठ जाती थी। वह मुझे कई बार समझा चुके थे कि तुम शीना के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, वह अच्छी लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर शक होने लगा था।
ऐसा लगता था जैसे मुझे उन पर शक करने की आदत सी हो गई है। उनका कहना था कि तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार सी बात है, क्योंकि कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती और तुम सीधी बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। मैंने राहुल से कहा, राहुल मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैंने तो यहाँ इस लड़की को अपने कामों के लिए रखा है, लगता है अब उल्टा मुझे घर के काम करने पड़ेंगे और साथ साथ उसकी भी देखभाल करनी होगी। अगर मुझे पहले ही इसके बारे में पता होता तो मैं कभी भी इस लड़की को इस घर में नौकरी पर नहीं रखती। किसी तरह ये बात ख़त्म हो गई थी और हम दोनों लड़ झगड़ कर सो गए। सुबह जैसे ही मैं बेड से उठी, मैंने खड़े होने के लिए ज़मीन पर पैर रखा तो अचानक ही मुझे चक्कर आ गए और मैं गिरने लगी। उस समय राहुल भी घर पर ही थे। उन्होंने मेरी तबीयत को बिगड़ते हुए देखा तो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई थी जिसको सुनकर हम खुशी से पागल हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनते कर मेरे पति के तो पैर ज़मीन पर ही नहीं थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर उनको 3 साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी। शादी के बाद मैंने काफ़ी इलाज करवाए थे, लेकिन मुझे किसी भी डॉक्टर की दवाई से कोई फ़र्क नहीं होता था और राहुल के सर पर बच्चों का जुनून सवार था। लेकिन कभी मेरे पति ने मुझसे कोई ऐसी वैसी बात करके मुझे शर्मिंदा नहीं किया था। मेरे पति को ऐसा लगता था जैसे हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं। लोगों के बच्चे तो 10 साल भी नहीं होते, लेकिन मेरी शादी को तो अभी 3 साल ही हुए थे। इतने कम दिनों में भी वह बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए राज़ी हो गए थे। लेकिन उनके दोस्त उनको ये समझाते थे कि नहीं, अपना खून अपना ही होता है। सिर्फ अपने दोस्तों की इस बात से ही सोच समझकर काम लेते थे और अपने ही खून का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब उनको ये खुशी मिली तो वह अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। इस खुशी को सुनते ही राहुल ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बंटवा दी। जैसे ही राहुल घर पर आए तो उन्होंने शीना को भी ये खबर सुनाई और उससे कहने लगे, तुम्हें अपनी मालकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राहुल मुझसे कहने लगे, देखो तुम यहाँ बैठो और तुम्हें बेड से एक कदम भी ज़मीन पर रखने की ज़रूरत नहीं है। राहुल कह रहे थे कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी इतनी बड़ी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करूं। राहुल मुझसे कहने लगे, तुम्हें सिर्फ शीना से अपना काम लेना है और तुम उसके बारे में मत सोचो। वह गांव की पली बड़ी लड़की है, उसको तो आदत है ये सब कुछ करने की। वहाँ की औरतें तो इस हालत में घर के 10 काम करती हैं और तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है और मैं शीना से भी कहकर आता हूँ कि वह सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे। तुम्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए। राहुल मुझे बहुत प्यार से समझा रहे थे। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पत्नी समझ रही थी। आखिर मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिला था, ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में आकर गिर गई हूँ। मैं दुनिया की दूसरी बातें भूलकर बस अपने आने वाले नए मेहमान की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन जब से शीना ने इस खुशखबरी के बारे में सुना था, उसका मूड ऑफ सा रहने लगा था। न जाने क्यों वह कहीं खोई हुई रहती थी। फिर ये सोचकर अपना ध्यान भटका लिया करती थी कि शायद वो मेरे पति को मेरा ख्याल रखता हुआ देखकर सोचती होगी कि काश मेरा पति भी मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ होता, क्योंकि मेरे पति बहुत मेरा ख्याल रखते थे। ज़बरदस्ती मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, जबकि शीना को तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। शीना की डिलीवरी का टाइम करीब आने वाला था, जबकि मेरी डिलीवरी में अभी काफ़ी महीने थे। राहुल मेरी गोद भराई की रस्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी ससुराल वालों को और मेरे मायके वालों को घर पर इनवाइट कर दिया था। ये सब कुछ देखकर शीना बहुत बुझी बुझी सी रहती थी, बस चुपचाप अपने कामों में बिजी रहती थी और मुझे अपने बच्चे की इतनी खुशी थी कि मैंने शीना की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था। जिस दिन मेरी गोद भराई की रस्म थी, उस दिन पूरे परिवार ने इकट्ठे होकर मुझे बधाइयाँ दी। सभी लोग बहुत खुश थे। सबने खाना खाया और खाना खाने के बाद सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मेरी ससुराल वालों का कहना था कि मेरा यहाँ पर अब अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल ने उनसे कहा कि नहीं, वह मुझे अपने साथ इसी घर में रखना चाहते हैं। उनकी ज़िद के सामने सारे घर वाले खामोश हो गए।
सब लोग जानते थे कि राहुल बहुत ज़िद्दी है, इसीलिए उन्होंने राहुल को ज़्यादा समझाना ठीक नहीं समझा। सब लोग आपस में बैठे हुए बातें ही कर रहे थे कि इतनी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और खुशी का माहौल गम में बदल गया। पता नहीं था अचानक बैठे बिठाए कुछ ऐसा हो जाएगा कि सारी खुशियाँ दुख का रूप ले लेंगी। शीना सबके लिए चाय बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक ही सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके सर से काफ़ी खून भी बह रहा था। तभी राहुल उसे अस्पताल लेकर गए और राहुल ने किसी को भी अपने साथ जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि इस तरह मामला काफ़ी बिगड़ सकता है, इसलिए किसी का जाना ठीक नहीं होगा। राहुल को गए हुए बहुत देर हो गई थी और मेहमानों को भी अपने घर वापस जाना था। मैंने सारे मेहमानों से कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर चले जाइए, राहुल कुछ ही देर में आ जाएंगे। मेरी कुछ देर पहले ही उनसे फ़ोन पर बात हो गई है और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर वह जाने के लिए तैयार हो गए और मेरी सास ने मुझसे कहा कि सलोनी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना और जैसे ही राहुल घर पर आ जाए तो हमें फ़ोन करके बता देना। और हाँ, तुम अपनी नौकरानी को उसके घर भेज दो, बेचारी अब पूरे दिनों से है, उसे आराम की ज़रूरत है। तुम्हारी तबीयत भी तो ख़राब है, उसकी टेंशन लोगी तो अपनी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब कर लोगी। उसके पति को बुलवाओ और उसे वापस भेज दो और कहना कि डिलीवरी के बाद उसे खुद आकर यहाँ पर छोड़ जाए। मैंने अपनी सास से कहा कि ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं तो खुद भी यही चाहती थी कि अपने इन दिनों में शीना अपने गांव चली जाए। वैसे भी इस वक्त उसकी हालत घर के काम करने वाली नहीं थी, बल्कि मैं उससे कई बार कह भी चुकी थी कि तुम अपने गांव चली जाओ, लेकिन वह हमेशा ही मुझे टाल दिया करती थी। जब सारे मेहमान घर से चले गए तो उनको दरवाजे पर छोड़कर अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं बार बार राहुल को फ़ोन किए जा रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के 3 बज गए थे और उन्हें गए हुए 5 घंटे हो चुके थे। मैं हर थोड़ी देर के बाद राहुल को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और मुझे राहुल का इंतज़ार करते करते नींद आ गई। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं डर गई, ये देखकर कि राहुल मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने राहुल से कहा कि क्या हुआ, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी घर आने में? और शीना कहाँ है? शीना ठीक तो है ना? कहाँ है वो? मैं उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा ना हो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैं उससे मिलने जाने लगी। इतनी ही देर में राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। वह मुझसे कहने लगे कि शांत रहो सलोनी, शीना अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर मैंने राहुल से कहा, ये तुम कैसा मजाक कर रहे हो? राहुल ने मुझसे कहा, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सच कह रहा हूँ। मैंने कहा, शीना कैसे मर सकती है? उसका बच्चा कहाँ है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हंसती मुस्कुराती हुई शीना ऐसे भी मर सकती है। राहुल ने मुझे बताया कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया था और उसके सर पर भी गहरी चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। ये सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे और उन्होंने मुझे बताया कि अभी मैं उसका क्रियाकर्म करके आ रहा हूँ और मैं बहुत डर गया था। अगर पुलिस को ये खबर लग जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी और मेरी सारी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर लगा लगा कर गुजर जाती। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता। ये सब सुनकर तो मैं अभी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने राहुल से कहा, राहुल अगर उसके घर वाले हमारे घर आ गए तो हम क्या करेंगे? उनको क्या जवाब देंगे कि शीना कहाँ गई है? राहुल ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे कि फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम किसी से शीना के बारे में नहीं कहोगी। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगी। शीना की मौत पर मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में थी और दिन रात रोती रहती थी। आखिर हंसती मुस्कुराती हुई शीना ऐसे अचानक इस दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और शीना की मौत का जख्म भी अब हमारे दिलों से भरने लगा था। कुछ दिनों बाद ही हमारी लाइफ नॉर्मल सी हो गई थी। राहुल ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। वह मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे। जब रात को मैं सोती थी तो मुझे न जाने कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती थीं। 2-3 दिन तक तो मैं इन आवाज़ों को इग्नोर किया, लेकिन एक दिन मुझे उन आवाज़ों से बहुत डर लग रहा था और मैं राहुल को झंझोड़ कर उठाया। राहुल घबराकर उठे और कहने लगे कि क्या हुआ सलोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलता हूँ। मैं परेशान होते हुए कहा, राहुल मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, बल्कि मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। रोज़ मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और मैं इन आवाज़ों से डर जाती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। आज मुझे इस आवाज़ से नींद नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है वह बच्चा जैसे हमारे बहुत करीब है और रो रहा है। मैंने राहुल से कहा, चलो हम बाहर चलकर देख कर आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है और हमें पुकार रहा है। मेरी बात सुनकर राहुल बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे, तुम किस तरह की बातें कर रही? मुझे तो किसी भी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही। ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं। इसलिए इन सब बातों को छोड़ो और आराम से सो जाओ। वैसे भी इस समय तुम्हें आराम की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है तो मैं अकेला बाहर जाकर देख कर आता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। राहुल की बात सुनकर मैं लेट गई और राहुल कमरे से बाहर चले गए। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो मैंने बेचैनी से राहुल से पूछा, राहुल बाहर कौन था? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने तुमसे कहा था ना, बाहर कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, इसलिए अब तुम कोई बहस मत करना और सो जाओ। अब इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। यह कहकर राहुल लेट गए और अपनी आंखों पर बाजू रखकर सो गए, लेकिन मैं लगातार उन आवाज़ों के बारे में सोच रही थी। ऐसी आवाज़ें मुझे पहली बार नहीं आई थी, बल्कि 3 दिन से लगातार मुझे ये आवाज़ आ रही थी और कई दिनों तक मुझे वह आवाज़ सुनाई देती रही। मैंने हर बार राहुल को बताने की कोशिश की कि कोई बच्चा रोता है, लेकिन हर बार उन्होंने मेरा वहम कहकर मुझे टाल दिया और मैं भी सोच लेती थी कि हो सकता है ये मेरा वहम ही होगा, क्योंकि अगर वाकई बच्चे के रोने की आवाज़ होती तो ज़रूर राहुल को भी सुनाई देती और ये सोचकर मैं भी तसल्ली से सो जाया करती थी। जब कई दिन ऐसे ही गुजर गए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि राहुल मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे रोज़ रात की शांति में बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई राज ज़रूर छुपा हुआ था और मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं इस राज से पर्दा नहीं उठा लूँगी तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगी। कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा था जो मुझे छुपाया जा रहा था। मुझे लगता था कि हो सकता है कि राहुल ने ही शीना को मारा हो और उसका बच्चा यहीं कहीं आसपास हो या फिर किसी मुसीबत में हो। मुझे उस मासूम बच्चे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना था। ये सब सोचते ही मैं पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस इंस्पेक्टर को इस बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने पुलिस से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर की तलाशी लें या फिर मेरे घर पर निगरानी रखें। मुझे रात को ऐसी आवाज़ें आती हैं, यह आवाज़ें मेरे घर से ही आती हैं या फिर मेरे किसी आस पड़ोस के घर से। और मैंने पुलिस से कहा कि शीना हमारे घर के बेसमेंट में ही रहती थी। आप उसके कमरे की भी तलाशी लेना, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली और कहने लगे, ठीक है मैडम, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। आपके पति को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा और रात को हम आपके घर की तलाशी लेने ज़रूर आएंगे। 2 दिन तक तो पुलिस ने मेरे घर के बाहर और आस पड़ोस के घरों की छानबीन की। पुलिस वालों का कहना था कि मैडम आप हमको गुमराह कर रही हैं, हमें तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती। मैंने कहा कि सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद हमारे घर के बेसमेंट में ही शीना का बच्चा हो, क्योंकि जब से शीना गई है वह रूम तो लॉक रहता है और उसकी चाबी मेरे पति के पास होती है। अगर मैं अपने पति से ज़्यादा सवाल करूंगी तो वह मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए ये केस आप अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए। फिर रात को जब पुलिस हमारे घर आई और उन्होंने राहुल से कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, राहुल कहने लगे, आपको क्यों हमारे घर की तलाशी लेनी है? आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है? पुलिस वालों ने कहा कि हमने आपके आसपास के घरों की भी तलाशी ली है, अब यहाँ सिर्फ आपका ही घर बचा है। अब हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सबसे पहले पुलिस ने बेसमेंट में जाने को कहा। जब पुलिस बेसमेंट में गई तो उन्होंने देखा कि रूम में ताला लगा हुआ था। उन्होंने राहुल से कहा, राहुल जी, हमें इस कमरे की चाबी चाहिए, हम इस कमरे को खोलकर देखना चाहते हैं। इंस्पेक्टर की चाबी मांगने पर राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया था और वह परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताइए, मैं आपको ऐसे मेरे घर की तलाशी लेने नहीं दे सकता।
आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं कौन हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। आप कोई भी हों, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमें चाबी नहीं देंगे तो हम इस दरवाजे को तोड़ भी सकते हैं। आप हमें हल्के में लेने की कोशिश मत करिए। हम तो बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर इस घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आस पड़ोस के लोगों की शिकायत है कि आपके घर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जबकि आपके घर तो कोई बच्चा भी नहीं है। और ये आवाज़ सिर्फ रात को ही क्यों आती है? राहुल कहने लगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? बच्चों के रोने की आवाज़ तो किसी के भी घर से आ सकती है। पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपको हमारे घर पर ही क्यों शक है? हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने कहा। जी, इसीलिए तो हम आपके घर की तलाशी करना चाहते हैं। आखिर आपने इस कमरे में ताला क्यों लगाया हुआ है? आप इस ताले को जल्दी खोलिए, वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। राहुल ने कहा। नहीं खोला तो पुलिस वालों ने ही दरवाजे को तोड़ दिया। ताला खुलते ही सब लोग कमरे में चले गए। ये देखते ही हैरान रह गए कि छोटे से एक बच्चे के साथ उस कमरे में शीना भी मौजूद थी। यानी बच्चे के साथ उस कमरे में शीना भी मौजूद थी। यानी जिस शीना को हम मरा हुआ समझ रहे थे, वह हमारी आंखों के सामने जिंदा थी। मतलब जिस बच्चे की रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने आगे बढ़कर देखा तो शीना की गोद में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी, जो देखने में राहुल की तरह लग रही थी। पुलिस को देखकर शीना बहुत डर गई थी और कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ मालिक की वजह से हुआ है। मैं तो बस उनके हुक्म की गुलाम थी, इसलिए जो कुछ वह मुझे कहते थे, मैं सब वही किया करती थी। पुलिस वालों ने उससे कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह जवाब दिए जा रही थी। शीना कहने लगी। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को जाने दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद यहाँ इतने दिनों से कैदी बनकर रह रही हूँ। ये कहकर शीना फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आगे बढ़कर शीना को गले लगाया और खामोश करवाने की कोशिश करने लगी। मुझसे शीना का रोना नहीं देखा जा रहा था। पुलिस ने राहुल से कहा कि राहुल जी, अब आप सब कुछ यहीं बताएंगे या फिर हम आपको थाने लेकर चले? इस बात से राहुल बहुत डरने लगे और कहने लगे, मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया है। मैं क्या करता, मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और आप शीना से पूछ सकते हैं, मैंने उससे ज़बरदस्ती शादी नहीं की और ना ही मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की थी। ये खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी करके यहाँ आई थी। हाँ, ये बात सच है कि ये मेरी पत्नी है और इसकी गोद में जो बच्चा है वह मेरा है। राहुल की बात सुनकर शीना ने शर्म से आंखें नीचे झुका ली और मैं हैरान होकर दोनों के चेहरे देख रही थी। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं इतने महीनों से इन दोनों के हाथों बेवकूफ़ बन रही थी। राहुल ने बताया कि उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी, जबकि सलोनी और मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। सलोनी से अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं था। मैंने सलोनी को बहुत सारे डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर्स सिर्फ मुझे तसल्ली देते हुए कहते थे, हो जाएगा, अभी आपकी शादी को इतना समय नहीं हुआ है, आप परेशान मत हो। मैंने सलोनी से कई बार कहा भी था कि हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन सलोनी ने मुझे कभी बच्चों को गोद लेने नहीं दिया। फिर एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ गांव गया तो गांव में मुझे शीना दिखाई थी। मैंने देखा कि शीना वहां पर बहुत बेरोजगारी की ज़िंदगी गुजार रही थी, जबकि शीना वहां पर भी लोगों के घरों के काम किया करती थी। शीना की ऐसी हालत मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि मैं शीना से बात करता हूँ, अगर वह मुझसे शादी कर ले और बच्चा पैदा करके मुझे दे दे तो मैं उसकी लाइफ बना सकता हूँ। और मुझे ये भी पता था कि सलोनी को इस बारे में पता चलेगा तो सलोनी कभी भी मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं देगी। इसीलिए मैंने छुपकर शीना से शादी कर ली और उसे पैसों का लालच दिया। इसीलिए मैं शादी करके शीना को नौकरानी बनाकर अपने घर ले आया और इसी तरह वह हमारे घर में रहने लगी और घर के सारे कामकाज संभालने लगी। इसी दौरान मैं भी उससे रात के अंधेरे में मिलने चला जाता था। कुछ दिनों बाद पता चला कि शीना प्रेग्नेंट है, लेकिन शीना से शादी करना मेरे लिए जल्दबाजी साबित हुआ। शीना के प्रेग्नेंट होने के कुछ महीनों के बाद ही मुझे सलोनी ने भी खबर सुना दी कि सलोनी भी प्रेग्नेंट है। सलोनी की मां बनने की खबर सुनते ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने शीना से शादी
करके बहुत जल्दबाजी कर दी। मुझे नहीं पता था कि शीना से शादी करने के बाद ही सलोनी भी माँ बन जाएगी, और जब शीना को सलोनी के माँ बनने की खबर मिली तो वह मुझे धमकी दिया करती थी कि वह हम दोनों के रिश्ते के बारे में सलोनी को बता देगी, क्योंकि उसे भी यही उम्मीद थी कि सलोनी इतनी जल्दी माँ नहीं बन सकती। मैं अपनी इस जल्दबाजी से बहुत पछता रहा था, लेकिन मैं सलोनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं सलोनी को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, और मेरी नीयत में नहीं था कि मैं सलोनी को धोखा दूँ, और मैं सलोनी को नाराज़ करके पूरे ख़ानदान को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि शीना को गायब करवा दिया जाए, और उस दिन जब सीढ़ियों से गिरकर शीना बेहोश हो गई तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। इसीलिए मैंने प्लानिंग करके शीना के मरने की झूठी खबर सलोनी को बता दी, और शीना के मर जाने का ड्रामा किया, और बेसमेंट के कमरे में चुपचाप शीना और उसकी बच्ची को लाकर बंद कर दिया। शीना मुझसे कुछ भी नहीं कहती सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका और उसकी बच्ची को संभालने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। राहुल के मुंह से ये सारी बातें सच्चाई सुनकर मुझे राहुल से नफरत होने लगी थी। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में राहुल को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मैंने और शीना ने उस केस को वापस ले लिया था। इसीलिए मजबूरन पुलिस को वापस खाली हाथ जाना पड़ा। पुलिस के जाने के बाद शीना मेरे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, मालकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं मजबूर थी और अपनी गरीबी भरी ज़िंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए मालिक की बातों में आकर इनके साथ चली आई। मेरे परिवार में खाने के लाले पड़े हुए थे, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मालिक को भी अपने बच्चे की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी गरीबी भरी ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए मालिक से शादी कर ली। आप फिक्र मत करिए, आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहिए। मैं आप दोनों की ज़िंदगी से जा रही हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ रहकर आपका सामना करूं। शीना अपनी बच्ची को लेकर जाने लगी। मैंने राहुल की तरफ देखा तो राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वे चाहते हैं कि शीना हमारे घर से चली जाए। तभी मैंने शीना का हाथ पकड़ा और कहने लगी, शीना तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे साथ इस घर में रहोगी। तुम तो मासूम हो, सजा उसे मिलनी चाहिए जिसने ये सब कुछ किया है। मेरी तरफ देखकर राहुल शर्मिंदा होने लगे। आखिर राहुल ने हम दोनों के साथ बहुत गलत किया था। राहुल मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने राहुल की कोई बात नहीं सुनी और शीना का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने फैसला कर लिया था कि जब तक राहुल अपनी बेटी को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक मैं उन्हें माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं राहुल की तरह मतलबी नहीं थी। मैं चाहती तो उसी समय शीना को घर से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन मैं उस बेकसूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी, और उन दोनों माँ बेटी के सर से इज्जत की छत नहीं छीनना चाहती थी। कुछ दिनों बाद ही राहुल ने अपनी बेटी को एक्सेप्ट कर लिया था और मैं भी माँ बन गई थी। मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन अचानक ही राहुल को हार्ट अटैक आया था। उस दिन राहुल भी अस्पताल में भर्ती थे। अचानक ही राहुल की इतनी तबीयत बिगड़ गई थी कि राहुल इस दुनिया से चले गए। मेरे ऊपर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। अब मैं अपनी बच्ची के सहारे जीती हूँ। राहुल ने मेरे साथ और शीना के साथ जो किया उसकी सज़ा उनको मिल चुकी थी। राहुल की मौत के बाद शीना अपनी बेटी को लेकर गांव चली गई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।